नमस्ते, मैं हूं अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं दिल से फिट ऑन राष्ट्रीय टीवी। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में और इस पे और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर वर्धन बोबे, जो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर, आपका स्वागत है इस शो में। डॉक्टर, सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लिया है इस शो में अभी के लिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो क्या है ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? सिंपल वर्ड्स में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी माने देर आर मेनी लोग उसको अलग अलग तरीके से जानते हैं, जैसे की होल सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, या समटाइम्स पीपल ऑल्सो से एज अ लेजर सर्जरी. So in simple words, it is a surgery like when we enter the door, you open the door and you enter inside. इधर हम की होल से अंदर जाते हैं, डोर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है. इतना छोटा सा खांचा लेप्रोस्कोपिक सर्जन के लिए काफ़ी रहता है ऑपरेशन करने के लिए. डोर ओपन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है. ओके. सो अभी अगर हम बात करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, ये लैप्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें क्या डिफरेंस है? सेम ही है. लेप्रोस्कोपी मतलब ऑपरेशन करने का तरीका रहता है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब जो सर्जरी हम करते हैं उसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं. सो बेसिक टर्म लेप्रोस्कोपी है, और बाद में जो सर्जरी करते हैं उसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं. ओके. और अगर हम बात करें इसके पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं जब हम ये करने के लिए आगे बढ़ते हैं? सो इसमें कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है? यस, रिस्क फैक्टर तो हर एक सर्जरी में होता है. पेशेंट का एज, पेशेंट के बाकी रिस्क फैक्टर, जैसे वेदर पेशेंट डायबिटिक है, या पेशेंट को ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी है, एक बार पेशेंट को लंग्स की भी बीमारी रहती है. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम क्या होता है कि हम काफ़ी सारा एयर पेट में डालते हैं. इस वजह से कि हमको वो अच्छी तरह से वो देखे. जब हम कैमरा डालते हैं हमको अच्छा स्पेस होना चाहिए ऑपरेशन करने के लिए. सो वो स्पेस बनाने के लिए हमको एयर डालना पड़ता है, जिसके वजह से हमारा डायफ्राम ऊपर चला जाता है और थोड़े लंग और हार्ट में चेंजेस आ जाते हैं. सो वो हर तरीके से देख के अच्छी तरह से ऑपरेशन करना रहता है. ऐसे नहीं कि हर एक पेशेंट को हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए ले सकते हैं. सो वो रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को देख के ही हम बता सकते हैं कि बाबा ये पेशेंट लो रिस्क है या हाई रिस्क है. अगर पेशेंट को कुछ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन या लंग कंडीशन है तो बहुत हाई रिस्क हो जाएगा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए. लेकिन क्या कर सकते हैं? या बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छी तरीके से मैनेज करके पेशेंट को एक बार पोस्ट ऑपरेटिवली बाद में हम आईसीयू में भी रख सकते हैं, जो हाई रिस्क सर्जरी रहता है, और उससे पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकलता है. सो इसमें अगर हम बात करें, ये क्या हर एज ग्रुप पे कर सकते हैं, या इज देयर एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप जिसको हमें अवॉइड करना है, या इसी एज ग्रुप में ही कर सकते हैं ये सर्जरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली पहले के ज़माने में एक फिक्स तरह के इंस्ट्रूमेंट रहते थे जो सबसेट सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन में हम कर सकते थे वो ऑपरेशन. लेकिन अभी हर एक एज में लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं. सो जब बच्चा पैदा होता है, समझो 5 दिन का भी हो, और उसको कुछ सर्जरी करने की ज़रूरत है, तो वो भी अभी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जो हम उस तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं. एडल्ट में तो डेफिनेटली हमको पहले से इंस्ट्रूमेंट्स है. एक बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट बहुत हेफ्टी है, लंबा है, ओबेज है, तो उसको हमारे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचते हैं. सो उसके लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं. सो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटेशन इतना अच्छा हो गया है कि हर एक तरह का पेशेंट, वेदर यंग हो, एल्डरली हो, मिडिल एज हो, हर एक पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कर सकते हैं. ओके. सो इसमें अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक होती है जो ज़्यादातर यूज़ करती है, लाइक विच इज़ सूटेबल फॉर मेनी, और अगर होती है तो वो कौन सी है? अगर नहीं होती है तो एक ही स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है इसका? नहीं. सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अलग अलग तरह के अभी प्रोसीजर्स आ गए हैं. पहले क्या होता था कि स्टैंडर्ड हम 3 या 4 पोर्ट्स डालते थे कौन सी भी सर्जरी करने के लिए, और उसमें से हम एक पोर्ट हमारा कैमरा का रहता था और बाकी सारे वर्किंग और रिट्रैक्टिंग पोर्ट्स रहते थे वो ऑर्गन जिसको हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसको ऑपरेशन करने के लिए. तो अभी ऑब्वियसली ये फर्स्ट स्टेज था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में. सो अभी ज़माना चेंज हुआ है. अभी क्या होता है कि एक इंसिजन से बहुत सारे फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं,
जैसे अभी जैसे कौन सा भी वायर जो है, या तो वो वायर मेटेलिक फिक्स्ड हो सकता है या वो फ्लेक्सिबल वायर भी हो सकता है। सो अभी लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट भी वो फ्लेक्सिबल तरह के आते हैं। सो एक सिंगल पोर्ट से भी जो 4 पोर्ट्स कर सकते हैं, वो सब तरीका एक सिंगल पोर्ट से भी हो सकता है। okay. और अभी तो और भी एक अच्छा टेक्निक है जिसमें हम एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। सो जिसको बाहर से कोई भी कट नहीं रहता है, या तो या तो स्टमक में से या पेशेंट के प्राइवेट पार्ट से उधर छोटा सा छेद करके अंदर से वो इंस्ट्रूमेंट डाल के भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसको एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा लगता है और इंस्ट्रूमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो स्पेसिफिक ऐसे हॉस्पिटल रहते हैं जिधर वो सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट गिन चुन के उनको करना पड़ता है, हर एक पेशेंट को वो पॉसिबल नहीं रहता है। सो नाउ एज यू सेड कि हर एक किसी के लिए पॉसिबल नहीं रहता है, सो बट स्पेसिफिकली इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर अ पेशेंट को, उसको तैयार करना है कि आपकी सर्जरी होने वाली है, ये व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड? लाइक यू नीड टू स्टार्ट फास्टिंग, व्हाट एग्जैक्टली क्या होता है एग्जैक्टली? सबसे पहला डिफिकल्टी आता है पेशेंट को कन्विंस करना सर्जरी के लिए। मैं खुद अगर पेशेंट रहा सर्जरी के लिए तो मैं भी इतना इतना 100% हाँ नहीं बोलूंगा, चलो करते हैं एग्जैक्टली तो पहले सर्जरी को कन्विंस करने के लिए पेशेंट को तैयार करना पड़ता है। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज पेशेंट डेफिनेटली आजकल के जमाने में तो हमारा डॉक्टर गूगल है, जिसमें पढ़ के ही पेशेंट आता है कि वो चैट जीपीटी है, सो पेशेंट पढ़ के ही आता है। तो हमारे 50% क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पहले सॉल्व रहते हैं, 50% ही हमको आंसर करना रहता है। और उसमें से थोड़े क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो इतना सारा पेशेंट स्टडी करके आता है वो गूगल पे कि क्वेश्चंस हमको भी अप टू डेट रहना पड़ता है कि बाबा हाँ ये आंसर आना चाहिए खुद को। बट ऑल जोक्स अपार्ट, जब सर्जरी करते हैं अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो कोई भी सर्जरी आराम से हो सकता है। एक बार पेशेंट को कन्विंस किया सर्जरी की जरूरत क्या है, देन पेशेंट को फर्स्ट चाहिए कि ओके सर्जरी में ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें बाकी सर्जरी के तरीकों से ये बहुत कम इनकन्वीनियंस करता है। सो वहीं पे पेशेंट को अच्छा लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सर्जरी किया भी तो ये इट्स लाइक अ डे केयर सर्जरी, आज हो जाएगा, शाम को शायद डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और 4 दिन में पेशेंट ऑफिस में जा सकते हैं। सो पेशेंट तो बहुत खुश होता है कि ठीक है ओके कम में हो गया। या सो नाउ बट जब आपने बोला है कि इसमें you need to ensure that there is air put into the stomach, so how would you prepare that? How would you prepare and make sure that the patient is ready for this? One is mentally, as you said. So second, how patient would you को go सर्जरी में अगर जब पोस्ट अप करते हैं तो पहले उसका प्री ऑपरेटिव वर्कअप होता है जिसमें सारे ब्लड टेस्ट रहते हैं, फिर पेशेंट का ईसीजी, एक्सरे, पेशेंट का हार्ट कंडीशन देखने के लिए हमको इको करना पड़ता है, देखने के लिए कि पेशेंट का हार्ट कंडीशन कैसा है, फिर लंग कंडीशन के देखने के लिए भी एक टेस्ट रहता है जिसमें हमको वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो भी हम स्टडी करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो पेशेंट का रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है। उस हिसाब से बाद में हम पेशेंट को अच्छी तरह से आधा घंटा बैठ के पेशेंट को सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि क्या है पेशेंट को सर्जरी के बारे में पता चलना भी बहुत जरूरी रहता है। ऐसा नहीं कि हमने हर एक पेशेंट को ऑपरेशन के लिए विदाउट ज्यादा कुछ बताए ले सकते हैं। पेशेंट को ऑलवेज जानना चाहिए कि बाबा क्या होता है इस सर्जरी में। सो बाद में जब पेशेंट को सब कुछ बोला जाता है, एक बार रिस्क फैक्टर्स देख के सब देखते हैं, एनेस्थेटिस्ट भी पहले ही देख लेता है पेशेंट को ऑपरेशन के पहले, और एक फिजिशियन रहता है वो भी पेशेंट को फिटनेस देता है। वो होने के बाद देन वी एडमिट द पेशेंट एक दिन पहले। सो पेशेंट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाए। और इन दिनों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इतना अच्छा है कि इवन जो जिस दिन ऑपरेशन प्लान होता है, समझो आज ऑपरेशन है तो मैं पेशेंट को सुबह 8 बजे पूरा प्री ऑपरेटिव वर्क करके आज एडमिट करूंगा खाली पेट पर, और बाद में 10 बजे सर्जरी के लिए ले लूंगा। और बाद में पेशेंट को शाम तक ठीक है तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो फाइनली इट्स आल्सो द पेशेंट हु नीड्स टू अंडरस्टैंड। अगर डेफिनेटली अगर वो कन्विंस्ड है तो आई थिंक हाफ योर वर्क इज डन देयर। यस, आई थिंक 75% तो वही जीत हो जाती है जब पेशेंट खुश हो जाता है सुन के कि ओके सर्जरी करना है, लेकिन वो सर्जरी तो इतना आसान है कि अच्छी तरह से रिकवरी हो जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो डॉक्टर अगर हम हमारा एक दूसरा सेगमेंट है अभी, ये सेगमेंट है मिथ्स और वर्सेस फैक्ट्स का। सो इसमें हम ज्यादातर जो मिथ्स है या फैक्ट्स है इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, आपने बताना है कि अगर ये मिथ है या फैक्ट है और क्यों।
ओके 100%। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्या ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा सेफ होता है या ये सिर्फ एक मिथ है? डेफिनेटली मिथ है। सर्जरी तो सर्जरी होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, ओपन सर्जरी हो, हर एक का अपना ओन टेक्निक रहता है। इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि कौन सा टेक्निक पेशेंट के लिए अच्छा है, ओके किस टेक्निक में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएगा, किस पेशेंट में पेशेंट रिकवर अच्छी तरह से होगा। पेशेंट को भी वही चाहिए, सर्जन को भी वही चाहिए कि पेशेंट अच्छी तरह से ऑपरेट हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुआ, पेशेंट फटाफट से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो गया। True. और पेशेंट चाहता है कि डिस्चार्ज होकर ज़्यादा पेन ना हो, उसको Back to normal ज़्यादा work. स्टिचेस ना हो, कोई कट्स ना हो, और अच्छी तरीके से काम पे चला जाए। या बैक टू वही तो रिज्यूम एज अर्ली एज आजकल पॉसिबल। तो वही चाहता है पेशेंट। करेक्ट ओके, सो ये एक मिथ है आपकी तरफ से, राइट? यस, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ज्यादा डेंजरस सर्जरी है, ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? अभी ये तो इक्वली हो गया, मतलब डेंजरस तो सर्जरी तो डेंजरस होती ही नहीं है। सर्जरी तो जैसे प्लान होती है वो प्लान करके ही करते हैं। इमरजेंसी सर्जरी समटाइम्स डेंजरस हो सकती है क्योंकि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है, तो उसको इमरजेंसी में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करके हमको एक बार ऑपरेट करना पड़ता है। सो ऐसा नहीं कर सकते कि सर्जरी डेंजरस है। ऑफ कोर्स थोड़ा बोल सकते हैं कि रिस्क फैक्टर किस में ज्यादा है, रिस्क फैक्टर किस में कम है। जैसे मैंने आपको बोला, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन करके एक बार ऐसा भी हो सकता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पेशेंट के लिए अच्छा ना हो, तो वो डेंजरस हो सकती है। अगर पेशेंट को हार्ट कंडीशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और लंग का कंडीशन अच्छा नहीं है और उसको अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना चाहो तो पेशेंट अच्छी तरीके से रिकवर ना हो, तो वो डेंजरस सर्जरी हो सकता है अगर डॉक्टर ने, सर्जन ने अच्छी तरीके से उसको डिसीजन नहीं लिया, एग्जामिन नहीं किया होगा। हाँ, अच्छी तरीके से डिसीजन नहीं हुआ तो उसको बोल सकते हैं डेंजरस सर्जरी। लेकिन एज सच आजकल के ज़माने में सभी फैसिलिटी हमको अवेलेबल है, पूरा इन्वेस्टिगेशन का भंडार हमारे पास है, उस हिसाब से पूरा पेशेंट जांच हो जाता है और अच्छी तरीके से सर्जरी हो जाती है। सो मैं तो नहीं कह सकता कि दोनों सर्जरी डेंजरस है। अच्छी तरीके से प्री प्लान करके किया तो आई थिंक दोनों सर्जरी सेफ है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। अभी इन्फेक्शन किस चीज में होता है, समझो हमने 1 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया और समझो हमने 10 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया, तो आप ही बताएं मेरे को, अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूं आपका, हाँ. तो कौन से इंसिजन में ज्यादा इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर है, 10 सेंटीमीटर में या 1 सेंटीमीटर में? 10 सेंटीमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर में डेफिनेटली ज्यादा रिस्क होगा। दूसरी बात है, समझो कोई इन्फेक्टेड केस है, जैसे अभी अपेंडिक्स एक बार परफोरेट होता है, अंदर पूरा पस हो जाता है। सो 10 सेंटीमीटर का इंसिजन जब करते हैं तो उसमें पूरा जो पस है वो एक बार इंसिजन को लगता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसा नहीं होता है। की होल सर्जरी की वजह से डायरेक्ट अंडर विजन वो पूरा पस एक इंस्ट्रूमेंट से सक किया जाता है। सो ऑब्वियसली उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो गया। ट्रू, वेरी ट्रू। या बिकॉज ऑफ डेफिनेटली दिस रीजंस इन्फेक्शन होने का चांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो डेफिनेटली कम है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन्फेक्शन होने का चांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कम है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को हील होने में ओपन सर्जरी से ज्यादा टाइम लगता है या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, अगर मिथ हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जितना सर्जरी बड़ा हो गया उसमें रिकवरी का टाइम भी ज्यादा होगा, उसमें बाकी सारे प्रॉब्लम्स हो गए। जैसे अभी हमने सिर्फ इन्फेक्शन के बारे में बोला, फिर रिकवरी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने टाके निकाल दिए और पेशेंट फिट हो गया। रिकवरी का मतलब ये भी है कि पेशेंट को ज्यादा पेन नहीं है इवन 10 दिन ऑपरेशन के बाद। अभी जितना आप कट करेंगे उतना स्टिमुलेशन हो जाएगा नर्व्स का, उतना पेन ज्यादा हो जाएगा। सो की होल सर्जरी में जो कट बहुत कम रहते हैं उसमें तो ज्यादा नर्व स्टिमुलेशन हुआ ही नहीं, तो उसमें पेन कम हो जाता है। सो पेशेंट फटाफट से रिकवर करता है। सो डेफिनेटली की होल सर्जरी में वो रिस्क रिकवरी और वो पेन और सब बाकी सब अच्छा रहता है। सो हीलिंग विल बी मच फास्टर एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। ओके, सो डॉक्टर अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे व्यूअर्स से। हमारे व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फेल हो सकती है और बाद में ओपन सर्जरी करनी पड़ सकती है?
बहुत ही इंटेलेक्चुअली ये तो चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन हो गया। सो यस, सो एक एक बार ऐसा होता है कि सर्जरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड है। किसी भी सर्जन को ऐसा ईगो नहीं रहता है कि अरे मैंने सिर्फ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किया। ओके। उसमें कन्वर्शन रेट बोलते हैं उसको। सो हर एक सर्जरी का कन्वर्शन अपना अपना कन्वर्शन रेट रहता है। जैसे 3 से 5% चांस रहता है कि हर एक सर्जरी को ओपन सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसका मतलब है कि 95 to 98% चांस है कि सर्जरी लेप्रोस्कोपिक ही हो जाएगी। लेकिन समझो कोई पेशेंट को अभी गैंग्रीन है या फिर बहुत सारा इन्फेक्शन है। एक एक बार क्या होता है, अंदर पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से पूरा आंतड़ी उसमें चिपक जाता है जो ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ हो। एक एक बार वो ऑर्गन आंतड़ी सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें छेद होने का चांस रहता है। वो सब अवॉइड करने के लिए एक एक बार ओपन सर्जरी करने पड़ सकती है। दूसरी बात है, जब पेशेंट को पहले बहुत सारे ऑपरेशन हुए हो चुके हैं, समझो एक पेशेंट को हिस्टेक्टोमी हुआ है, उसी पेशेंट को हर्निया रिपेयर भी हुआ है, उसी पेशेंट को समझो गॉल ब्लैडर भी पहले निकाला है, तो इसका मतलब ये पेशेंट को ऑलरेडी 3-4 बार पहले सर्जरी हो चुका है। सिजेरियन भी होता है इन लेडीज। सो वो पेशेंट को समझो अभी अपेंडिक्स अभी इन्फेक्शन होके आई, तो इसका मतलब है जो 4 सर्जरी पहले से हो चुका है उसमें अंदर पहले सर्जरी होने की वजह से बहुत सारा पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस रहेगा। जैसे इंटेस्टाइन स्टक हुआ हो सकता है, फैट स्टक हुआ हो सकता है। उसको पहले देखना चाहिए कि बाबा अंदर हमको कुछ दिखता है या नहीं। करेक्ट। सो वो सब देख के इफ नहीं दिखता है अच्छी तरीके से, देन स्ट्रेट अवे ओपन सर्जरी करना पड़ता है। सो ऐसा नहीं कि हर एक 100% चांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ही होगा। 3 से 5% चांस रहता है कि एक एक बार। Yes. On the either side as well. Yes. Definitely. Okay. डॉक्टर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, जो हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है अपनी तरफ से? Yes. ओके, सो एक और क्वेश्चन है, क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उन लोगों के लिए सेफ है जिनको डायबिटीज या हार्ट जैसे प्रॉब्लम है? बिल्कुल। सो डायबिटीज को डेफिनेटली कौन से भी सर्जरी में पहले कंट्रोल किया ही जाता है। ऐसा नहीं कि डायबिटीज इज अ बिगर रिस्क फैक्टर फॉर अ सर्जरी। ऑब्वियसली अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है अंदर से तो फिर उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है इन्फेक्शन का। सो उसमें तो डेफिनेटली अच्छी ही बात है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो कम ही होगा। ओपन सर्जरी में ज़्यादा इन्फेक्शन है। सो डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इस चीज़ों में बेटर है, आई वुड से। हार्ट कंडीशन यस थोड़ा देखना पड़ता है। अगर पेशेंट का हार्ट फंक्शनिंग कम नहीं है, हार्ट कम नहीं है, तो फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन हार्ट फंक्शन अगर कम है, जैसे 30% से कम है, तो उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं। तो उसमें थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। ओके, सो अगर हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है फॉर एग्जांपल, सो हमें कोई ऐसे टेस्ट करने हैं बाय एनी चांस जो आप सजेस्ट करेंगे कि इन एडवांस हमें ये टेस्ट करके देखना है कि अगर ये है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। इन जनरल उसको हम प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन बैटरी बोलते हैं। ओके। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसमें ब्लड टेस्ट। हर एक का पेशेंट का ब्लड सेल काउंट और प्लेटलेट काउंट वो सब जरूरी रहता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि सर्जरी करने को गए और प्लेटलेट काउंट लो है और पेशेंट को ब्लीडिंग हो गया, अंदर ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं होगा। सो ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सेकंड और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करना जरूरी रहता है, उसका लंग कंडीशन देखने के लिए कैसा है। थर्ड ऑफ कोर्स पेशेंट का सोनोग्राफी, जिसमें जो कंडीशन है वो डायग्नोज होता है। चौथा, पेशेंट का हार्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएट करने के लिए, सो वो इकोकार्डियोग्राफी करना पड़ता है। और पांचवा, अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अगर कॉम्प्रोमाइज़ है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक एक बार हानिकारक हो सकती है। तो उसमें बेहतर है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ना करे। तो ये सब टेस्ट बहुत जरूरी है। ये सब टेस्ट होने के बाद जो फिजिशियन है वो मेडिकल फिटनेस देता है कि ओके इस पेशेंट सर्जरी के लिए कितना रिस्क फैक्टर का ज़्यादा है या कम है। उस हिसाब से बाद में सर्जन डिसाइड करता है कि ओके फाइन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। सो अभी करना है या थोड़ी देर बाद करना है? बिल्कुल। अगर पेशेंट को अगर प्राइमरी कंडीशन से हट के अगर जो दूसरा कोई कंडीशन है जिसमें अगर पेशेंट का डायबिटीज बहुत हाई है तो पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए। या पेशेंट को अगर सर्दी खांसी है, इन विंटर सीजन पेशेंट को बहुत कोल्ड रहता है, सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा रहता है, सो वो पहले कंट्रोल करना है।
और बाद में पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना है, ऐसा। एब्सोल्युटली। ओके डॉक्टर, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद एक्सरसाइज कब तक स्टार्ट कर सकते हैं? यस, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टिच जो रहता है वो हमारे मेन कैमरा पोर्ट पे 1 सेंटीमीटर का इंसिजन रहता है, Okay. जो ज़्यादातर ऑपरेशन में हम नाभि पे या नेवल पे वो उसके अराउंड एक इंसिजन रहता है। सो उसमें जब हम क्लोज करते हैं, अगर बाहर से कोई स्टिच ना डालें लेकिन अंदर एक स्टिच रहता है जो हमारे मसल्स को अपोज करता है, Okay. जब बंद करते हैं, हाँ. तो वो स्टिच निगलने में ऑलमोस्ट 1 महीना या 1.5 महीने तक लगता है। सो हैवी एक्सरसाइज Avoidable. 1 महीने के लिए शायद अवॉइड करना पड़े, लेकिन एक्सरसाइज पेशेंट इवन वॉकिंग कर सकता है। हाँ. सो वॉकिंग तो इमिडिएटली नेक्स्ट डे से, मैं तो उसी दिन पेशेंट को एनकरेज करता हूँ कि आप वॉकिंग के लिए जाओ। वॉकिंग से तो कोई एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ नहीं जाता है, बट इट्स सेफ। बिल्कुल सेफ। ओके। जिस दिन ऑपरेशन होता है और उसके अगले दिन तो पेशेंट को करना चाहिए ही। ओह, अगर पेशेंट कोई भी तरह का एक्सरसाइज ना करे तो ऑब्वियसली डॉक्टर भी आ जाएगा, अरे मेरा वजन बढ़ गया ऑपरेशन के बाद। तो ओपन सर्जरी में वो प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है, Yes. क्योंकि पेन कम होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये बेनिफिट है कि उसी दिन या अगले दिन से पेशेंट को हम वॉकिंग के लिए तो भेज ही सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यस, और 10-15 दिन में जॉगिंग भी चालू कर सकते हैं। ओह, Yes. ओके ओके। लेकिन हैवी एक्सरसाइजेस 1 महीने तक अवॉइड किया तो बेहतर है। ओके, सो एक हमारे दूसरा क्वेश्चन है, क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद ट्रैवल करना सेफ होता है? यस, सो पहले 4 दिन तो नहीं, क्योंकि Okay. उसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस या और कोई प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। सो एक पहले 4 दिन अगर छोड़े तो डेफिनेटली पेशेंट को ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट और हमारे इंडियन पेशेंट लोग भी जब बाहर सेटल होते हैं हुए रहते हैं, वो सर्जरी के लिए बहुत बार हमारे पास आते हैं, लेकिन okay. दे जस्ट टेक अ विंडो ऑफ ऑलमोस्ट 1 वीक कि वह 1 वीक हमने छुट्टी ली है और हमको वापस जाना है, क्या सर्जरी हो सकती है। सो ऐसे में आता है। लेकिन ओपन सर्जरी में मैं नहीं कमिट कर सकता हूँ कि बाबा 1 हफ्ते में पेशेंट रिकवर होकर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर पेन है तो वो पेशेंट को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो हाँ, सो की होल सर्जरी में वो कॉन्फिडेंस रहता है कि यस डेफिनेटली पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर वापस ट्रैवल कर सकता है। और कोई मेडिकेशन या कुछ होता है? बिल्कुल नहीं, पहले 3-4 दिन तो रहता है मेडिकेशन। Okay. एनीवे वो केस डिपेंडेंट रहता है, उस हिसाब से पेशेंट को आफ्टर 4 डेज तो कोई मेडिकेशन नहीं रहता है। ओके डॉक्टर, आई थिंक हमने और भी क्वेश्चंस है, लेकिन हमने आई थिंक मेजॉरिटी कवर कर लिया है। डॉक्टर, आपके करियर में आपके पास ऐसा कोई चैलेंजिंग केस आया है जो आप शेयर करना चाहते हो लैप्रोस्कोपिक में? एक्चुअली बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस रहे। एक ऐसा कोई भी जो आपके पास? मैंने अभी ऑलमोस्ट लाइक 60 से 8 हज़ार तक सर्जरीज किए हैं लैप्रोस्कोपिक, और मेरा सबसे ज़्यादा अगर प्यारा सा ऑर्गन अगर आप पूछे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, तो वो मैं बोलूँगा कि गॉल ब्लैडर। मेरे को गॉल ब्लैडर से बहुत प्यार है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितना इजी गॉल ब्लैडर हो सकता है एक बार उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो मेरे को याद है एक पेशेंट मेरे पास आए कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी तो मैं मर जाऊंगी, तो ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, बहुत बुरी हालत है ये वो। और पेशेंट बहुत ट्रॉली पे आई थी और बहुत सीरियस कंडीशन में थी, ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हुआ था उसका। सो सारे पेशेंट को पहले मैंने स्टेबलाइज किया, पूरे जांच किए, और 24 घंटा पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया, फ्लूइड्स दिया, तो उसको रिससिटेट किया, और बाद में सारे जांच हुए पेशेंट के, उसमें पता चला कि उसका गॉल ब्लैडर फटा हुआ है। सो बहुत चैलेंजिंग केस है जब गॉल ब्लैडर फटा हुआ है, उसमें से सर्जरी करना है। सो ओपन भी उतना ही डिफिकल्ट है और लेप्रोस्कोपिक भी उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को पहले मेडिकली उतनी अच्छी नहीं थी जब वो पेशेंट आई, तो अभी स्टेबलाइज होकर मेडिकली थोड़ी फिट हुई है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है इसको। इट्स लाइक 50-50 अच्छी तरह से रिकवर होगी या नहीं। सो वो डर रहता है कि कुछ हो गया तो अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगता कि बाबा पेशेंट रिकवर नहीं हुआ। तो पेशेंट को कैसे वैसे कंसेंट करके हमने सर्जरी के लिए ले लिया, और जैसे ही हमने हमारा कैमरा पोर्ट डाला, देखा कि पूरा मतलब इट वॉज कम्प्लीटली लाइक जैसे सीमेंट लगा के कैसे फिक्स करते हैं हर चीज़, उसको फ्लैगमोन बोलते हैं, वैसा था। कुछ भी अंदर मतलब गॉल ब्लैडर तो दूर की बात है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है वो भी नहीं दिख रहा था, पूरा पस। तो वो हमने पूरा पहले आधा घंटा लिया सब डिसेक्ट करने में, पस सक करने में, और फिर पूरा इन्फेक्शन को कंट्रोल किया।
और बाद में सारा जो स्टक था गॉल ब्लैडर को वो पूरा निकाला, तो देखा कि गॉल ब्लैडर में ऐसा एरिया ही नहीं है जिधर काला ना हो, पूरा गैंग्रीन हुआ था गॉल ब्लैडर। ओह, हाँ, सो बाद में 1 घंटा 2 घंटे में बहुत सारे हमने डिसेक्शन किया। ऐसे केसेस में फास्ट नहीं हो सकती। इनफैक्ट कौन से भी सर्जरी में मैं तो बोलूँगा कि ओपन हो या लेप्रोस्कोपिक, फास्ट तो करना ही नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। बिल्कुल पेशेंस से और आराम से होना चाहिए, सो दैट कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो। सो ये पेशेंट को एक्स्ट्रा कॉशियस होके 2 घंटे से डिसेक्ट करके पूरा ऑर्गन डिसेक्ट किया, उसको अच्छी तरह से क्लिप डाला और बाद में ऑर्गन निकाल दिया। ओके, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, अभी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बाकी है। या सो पेशेंट को बाद में 2 दिन आईसीयू में रखा और बाद में इतना पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर हुई हो कि उसको 1% भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। आपने तो मेरे को पूछा था कि इन्फेक्शन होने का चांस Yeah, कितना है, अभी वो correct. ओपन सर्जरी किया होता तो उसमें तो कॉम्प्लिकेशन रेट तो बहुत ज़्यादा है। ट्रू, सो वेरी कीहोल सर्जरी की वजह से वो 4 दिन के अंदर रिकवर हो गई। सो मुझे think- हम तो बोलते हैं कि कीहोल सर्जरी इतना अच्छा है कि बाबा ओके पेशेंट अगले दिन घर जा सकता है, लेकिन ऐसे केसेस हो तो डेफिनेटली उसको टाइम लगता है पेशेंट रिकवर होने में। डेफिनेटली, एंड आई थिंक यू फर्स्ट यू नीड कॉन्फिडेंस डॉक्टर से, देन यू गेट बिल्कुल कॉन्फिडेंस। 110%। पेशेंट तो मतलब पहले डॉक्टर के पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ओके ये डॉक्टर कॉम्पिटेंट है मेरा सर्जरी करने के लिए और मैं अच्छी हो जाऊंगी। और लॉट नाउ अभी हमने ज़्यादातर देखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल टेक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ओपिनियन ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इन दिस थिंग। इज इट पहला ओपिनियन, एडवाइजेबल? लेकिन मेरे अभी एक्सपीरियंस में अभी लास्ट 3 साल में देखा तो पहला ओपिनियन तो डॉक्टर गूगल का रहता ही है। तो बाद में सेकंड ओपिनियन डॉक्टर का रहता है। हाँ, एक बार, लेकिन पेशेंट और वो सही भी है। हाँ. अगर हम टीवी भी लेना चाहते हैं तो हम भी तो वही करते हैं, विंडो शॉपिंग, Absolutely, 3-4 जगह absolutely. देखा सही कौन सा टीवी अच्छा है, कौन सा रेट हमारे बजट में फिट होता है और बाद में ही हम सिलेक्ट करते हैं कि True, ओके very ये हम ले लेंगे। Yes, तो वैसा ही इस चीज में भी है, क्योंकि क्या है बाकी चीजें तो इनएनिमेट है लेकिन जान तो हमारी एक ही है। Ultimate, true, very सो सही डॉक्टर ने सही तरीके से किया तो ही मैं अच्छा या अच्छी हो सकती हूँ। Absolutely, सो वो देखते हुए पेशेंट डेफिनेटली मैं कहूँगा तो डेफिनेटली सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं और बाद में कॉन्फिडेंट होके ओके जिसके पास जाना है एक बार गए तो बाद में उस पर वो डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए कि Yes. ओके ठीक हो जाएगा करके। बट ऐसा भी नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम सब कुछ ठीक होना ही चाहिए। कभी कभार हो सकता कभी है। कभार तो कुछ भी मिसहैप या ऐसे हो सकता है, लेकिन उसका चांस क्या है, मे बी 1 लाख में एक बार। ट्रू, वेरी ट्रू। सो आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी आंसर कर लिए। एनी पर्टिकुलर मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो बिफोर यू लीव? श्योर, मैं तो कहना चाहता हूँ कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो बहुत अच्छी है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। उसमें नॉट जस्ट हमारा वो ऑर्गन जिसमें प्रॉब्लम है, वो हम बाकी पूरा पेट अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक हर्निया है पेशेंट को, वो हमको बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से दिखता है कि बाबा दूसरे साइड पे भी हर्निया है। सो वो एडवांटेज हो गया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के वजह से अच्छा डायग्नोसिस मिला और दोनों हर्निया एक साथ ऑपरेट करने मिले। सो वो एक अच्छी बात है कि फील्ड ऑफ विजन हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है और बाकी चीज़ें भी अक्सर डिटेक्ट होती हैं जब हम सर्जरी करते हैं। उसमें पेन तो बहुत ही कम हो गया बिकॉज इंसिजन कम है। रिकवरी रेट जैसे मैंने बोला आपको कि वेरी फास्ट होता है और उसमें स्टिचेस नहीं रहते। इट्स लाइक अ स्टिचलेस सर्जरी। अभी तो हम इवन ग्लू यूज़ करते हैं जिससे फटाफट मतलब कर दिया, ग्लू डाला, काम खत्म। सो पेशेंट का रिकवरी भी अच्छा हुआ और पेशेंट 2 दिन के अंदर बैक टू ड्राइविंग अ कार और अ बाइक। बैक टू नॉर्मल? यस, एब्सोल्युटली नॉर्मल। और 4 दिन के अंदर पेशेंट काम पे ज्वाइन कर सकता है। वेरी नाइस। हालांकि पेशेंट एक बार पूछ सकते हैं कि हाँ कि 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन मेरे को पसंद नहीं है कि पेशेंट को ज़्यादा छुट्टी दें, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट। रेस्ट इज रिक्वायर्ड। यस, रेस्ट इज रिक्वायर्ड, बट मोस्टली 4 दिन के अंदर पेशेंट ऐसे काम पे कर सकता है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, Yes, आप यहाँ thank you पे so आए much. हमारे स्टूडियो में, हमें इतना इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दिया है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जैसे आपने बोला है हम डायरेक्टली ऑनलाइन चेक करने लग जाते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस है वो ऐसे एड्रेस करते हैं ऑनलाइन जाके। बट अगर मैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जी, एक ही सलाह दूंगा कि ऑनलाइन जरूर पढ़ें और देखें,
लेकिन उस पर पूरा विश्वास मत रखें, एब्सोल्युटली डॉक्टर के पास ही जाके बाद में कंफर्म करें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर वंस अगेन फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। और हम अब हमारे बहुत से इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो आपने दिए हैं हमें, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। आप यहाँ पे आए स्टूडियो में, हमसे बात की और हमें इतना इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दिया, इसलिए धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू।